नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ तन्मय जोशी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो जो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया था वो हमें बताया था डाल्टन ने। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible particle called atom. Atom is an indivisible particle. According to Dalton's atomic model, all the matters are made up of small indivisible particles called atom. Atom is an small indivisible particle which cannot be created or nor be destroyed in a chemical reaction. Atom of an individual elements are same in chemical properties and physical properties, mass and chemical properties, and atoms of different element have different mass and different chemical properties. तो डाल्टन्स ने मैं बताया था कि किसी भी एक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो द्रव्यमान और जो उनकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। एंड जो अलग अलग प्रकार के जो मैटर्स होते हैं उनके जो एटम्स की जो मास और जो रासायनिक भौतिक और जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये हमें बताया था डाल्टन्स ने। तो ये था डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो इस जो परमाणु मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो आइए जानते हैं इस परमाणु मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। तो इस डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु को है वो परमाणु जो है वो इनडिविजिबल, सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, बट जो एटम्स को भी है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था डाल्टन के परमाणु मॉडल की। तो जब डाल्टन का परमाणु मॉडल फेल हो गया तो इसके बाद आया हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जो ये जे थॉमसन वही हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। इन्होंने ही डाल्टन ने ही जो ना जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वो एक गोला होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में धंसे होते हैं। इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड, यानी कि बीच में इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। जैसे वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि वाटरमेलन में क्या था कि जो तरबूज में जो था कि जैसे जो लाल पार्ट होता है वो पूरा फैला होता है और उसमें जो काले काले बीज होते हैं वो धंसे होते हैं। तो इसी प्रकार का उन्होंने थॉमसन ने ये अपना बताया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। इस मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे आइए जानते हैं। इस मॉडल के अनुसार जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे परमाणु में फैला होता है, यानी कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है। लेकिन जो आगे चल के जो पाया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक फिक्स जगह पर ही रहता है, यानी कि पूरे परमाणु में पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला होता है और जो फिक्स पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक फिक्स जगह पर ही रहता है। तो इसके बाद जो हमारा एटॉमिक मॉडल आता है वो आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड वही हैं जिन्होंने प्रोटॉन को नाम दिया था कि प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन की खोज जो थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, बट जो प्रोटॉन जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने ही दिया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करा था। इसमें रदरफोर्ड ने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने क्या करा था, एक पतली जो सोने की वो परत ली थी, उस पर क्या करा था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी और एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया उस पर उसे कुछ निष्कर्ष मिले। तो देखते हैं उसको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले जो उसने बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल हैं वो पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड फॉइल है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उससे पास हो जाते हैं। और जो दूसरा उसने पाया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डेविएट भी हो जाते हैं, यानी कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो डेविएट हो गए, इधर कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे चले गए। और जो तीसरा उसने ऑब्जर्वेशन पाया, उसने पाया कि जो
12,000 में से सिर्फ एक जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट पीछे आ गया, यानी कि जैसे सीधा गया और सीधा ही पीछे आ गया। तो इसके आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो इसके आधार पर उसने अपना सिद्धांत दिया और उसने बताया कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट। और जो अगला बताया था उसने कि जो अल्फा कण डेविएट हो गए थे, उसके आधार पर उसने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो परमाणु के सेंटर पर रहता है। और जो तीसरा उसने निष्कर्ष निकाला था वो ये निकाला था कि जो हमारा जो मास होता है परमाणु का वो उसके सेंटर पर ही होता है। इसी कारण जो एक अल्फा पार्टिकल था वो वापस रिवर्ट आ गया। एटॉमिक मॉडल क्या दिया कि जो परमाणु होता है वो एक खोखला गोला होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है जिसमें परमाणु का भार और पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इस सिद्धांत का भी एक ड्रॉबैक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। जब अगर इलेक्ट्रॉन चारों न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो एक टाइम बाद घूमते 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 वो न्यूक्लियस में ही समा जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वो इस चीज़ को बता नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल नहीं होता और कुछ बन ही नहीं पाता। तो ये बताने में ये असफल रहा। तो रदरफोर्ड के बाद हमारे जो एटॉमिक मॉडल दिया वो दिया नील्स बोहर ने, जिसे हम नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। नील्स बोहर ने क्या बताया? नील्स बोहर ने वही बताया कि एटम होता है एक स्फीयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एंड जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। और इसमें उसने एक चीज़ ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। और इस ऑर्बिट को उसने नाम दिया k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट और n ऑर्बिट। ऑर्बिट या इन्हें शेल्स कहा जाता है। तो जब इसने ये रदरफोर्ड के नील्स बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ना वो एनर्जी इमिट करते हैं। बट तो इस कारण जो हमारा जो एटम होता है वो स्टेबल होता है और वो जो एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं जाते। और दूसरा इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक और सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से यानी कि लोअर सेल से अगर अपर सेल में जाएगा तो उसे वो एनर्जी चाहिए होगी, और जब अपर सेल से नीचे सेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसने रदरफोर्ड जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो उसने फॉर्मूला बताया E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹ जूल। एंड और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर। तो उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया वही del = 13.6 into Z² 1/n1² - 1/n2²। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में जा रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया। और उन्होंने ये बताया कि केवल वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गति करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगा h/2π के। तो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया L = mvr = nh/2π, वेयर n = ऑर्बिट, h = प्लैंक कांस्टेंट। एंड प्लैंक कांस्टेंट की आपकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और इसी के और उसके बाद उन्होंने
ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला बताया। रेडियस क्या होती है ऑर्बिट की 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये उसकी ऑर्बिट की रेडियस होती है। और इसी के बेसिस पर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई किया, यानी कि बताया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उन्होंने कितने बताए, 5 स्पेक्ट्रम बताए हाइड्रोजन के। तो पहला होता है जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी या तीसरी या चौथी में जाएगा तो हमें मिलता है लाइमन, दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें में जाएगा तो बाल्मर, और ऐसे ही पास्चर ब्रैकेट फुंड। और जो इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलती है वो क्या क्या देखने को मिलती है, अल्ट्रावायलेट वेव, विजिबल, इंफ्रारेड। जो बाकी इलेक्ट्रॉन जो चौथी के बाद जो पांचवें में जाएगा उसके बाद से हमें IR वेव्स ही दिखती हैं। और बट इन्होंने इतना अच्छा मॉडल्स तो बताया, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि जिस एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा वही बोहर मॉडल उसे ही जस्टिफाई कर पाएगा। मान लो अगर किसी में 4-5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोहर मॉडल काम नहीं आएगा। कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रम, यानी कि जैसे इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया, बट जो और मल्टीपल स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलते हैं वो बता नहीं पाया। जैसे अगर कोई किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो ये इसे बता नहीं पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन। एंड जो इसका अगला ड्रॉबैक है, ये कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड स्टार इफेक्ट, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट, ये इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद आता है अपना क्वांटम एटॉमिक मॉडल, उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।